1977 में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है सेंटर में। 57 में केरला में आई थी। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो इन्होंने कहा कि हम तमाम वे काम करेंगे जो कांग्रेस ने नहीं किए। कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन बनाया लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया, तो इन्होंने कहा हम रिपोर्ट लागू करेंगे। तब किसी एक ने कहा कि ये ओबीसी कमीशन 53-54 में बना था, अब पिछड़े हुए और भी तो बढ़ गए, तो पता लगाओ रे कौन कौन पिछड़े हुए हैं। तब 1979 में दूसरा ओबीसी कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया जाता है। किसकी अध्यक्षता में बनता है? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के सीएम थे। पहला जो ओबीसी कमीशन था वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनता है और जो दूसरा ओबीसी कमीशन है वो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनता है। अब इस आयोग ने अपनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट लागू होती या फिर नहीं होती इससे पहले ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई की सरकार मात्र 2.5 साल काम कर पाई। उसके बाद पीएम बनते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को इंदिरा गांधी का समर्थन था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर चुनाव होते हैं और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। बीच में 2.5 साल के लिए इंदिरा हटती है, फिर वापस से प्रधानमंत्री। इस बार चुनाव में इंदिरा गांधी लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाती है। इंदिरा कहती है कि ये कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। क्या कहा? कि ये कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो लोगों ने कहा कि हाँ मैडम, आप आइए और गरीबी दूर करिए, हमें अपनी गरीबी दूर करवानी है। तो वापस से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। लेकिन 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद पीएम राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं। भारत में आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री को इतनी सीटें नहीं मिली जितनी राजीव गांधी को, 414, 530 तो टोटल पड़ी है। तो भयंकर भयंकर बहुमत वाली सरकार सत्ता में आती है, क्योंकि राजीव गांधी के साथ में चीज़ें भी थी कि एक तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पूरी सिंपैथी लेकर गए, सहानुभूति थी उनके साथ में। प्लस में राजीव गांधी मिस्टर क्लीन की छवि में थे। इससे पहले वो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं। राजीव गांधी पायलट थे। वो दिल्ली से जयपुर फ्लाइट उड़ाया करते थे। सैटरडे संडे ऑफ रहता। अपनी पत्नी सोनिया गांधी और अपने 2 बच्चों प्रियंका और राहुल के साथ इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाकर घर वापस आ जाना। एकदम सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे थे। इसीलिए इन पर किसी प्रकार का पॉलिटिक्स का कोई दाग, कोई चार्ज था नहीं। हाँ, इसके जो छोटे भाई थे संजय गांधी, वो पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन 1980 में एक प्लेन क्रैश में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो राजीव गांधी बिल्कुल मिस्टर क्लीन की छवि के साथ सत्ता में आते हैं। अच्छे पढ़े लिखे थे, तो देश में कंप्यूटर लेकर आए थे, तो लोग इनको कहते थे मिस्टर क्लीन। लेकिन 84 से 89 तक आते आते मामला हिलने लगता है। इनकी सरकार में वित्त मंत्री थे वीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह ने कहना शुरू किया कि सरकार में घोटाले हैं, यहाँ घोटाला वहाँ घोटाला। तब लगा कि ये वीपी सिंह खराब करेगा, इसको वित्त मंत्री से रक्षा मंत्री बना देते हैं। पोर्टफोलियो चेंज किया गया, फाइनेंस से डिफेंस दिया गया इनको। लेकिन जैसे ही ये बंदा डिफेंस में आया तो इसने वो घोटाला खोल दिया जिससे कांग्रेस आज दिन तक भी पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। बोफोर्स तोप घोटाला। उस समय बोफोर्स तोपें मंगवाई गई थी इटली से। लफड़ा ये था कि इटली राजीव का ससुराल था, तो बीच में जो दलाल बना उसको खूब सारे पैसे दिए गए और इन तोपों की जो रेट थी वो एक्चुअल रेट से बहुत बढ़ाकर बताई गई। तो जो प्रधानमंत्री 84 में मिस्टर क्लीन की छवि में थे,
वो 89 तक आते आते उनके खिलाफ नारे लगने लगे कि गली गली में शोर है, प्रधानमंत्री चोर है। इसलिए जब राहुल गांधी ने नारा दिया कि चौकीदार चोर है, तो मोदी जी ने अपनी सभा में डायलॉग दिया कि पापा के नारे मुझ पर न लगाए जाए। ये नारा तेरे पापा के खिलाफ लगा था और इसे मुझ पर न लगाया जाए। तो 89 में जब फिर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। तब छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होकर आ रही थी कि वैसे तो कांग्रेस को टक्कर दे नहीं सकते, तो एकजुट होकर आई और उन्होंने एक नया मोर्चा बनाया, जनता मोर्चा। तब लगा कि जनता मोर्चा का प्रधानमंत्री किसको घोषित करें जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। अब कांग्रेस के घोटाले खोलने वाला कौन? वीपी सिंह। तो वीपी सिंह को जनता मोर्चा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन वीपी सिंह के साथ लफड़ा था। वीपी सिंह राजा थे, राजा की तरह रहते थे अपने। फिर नारा दिया गया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। क्या कहा? राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और वाकई में देश ने अपनी तकदीर समझी, जनता मोर्चा जीत गई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री। अब जनता मोर्चा में जो बीजेपी पार्टी थी वो सीट जीत कर आई 89। जो बीजेपी 84 में 2 सीट जीत कर आती है, वो बीजेपी का पहला चुनाव था। बीजेपी बनी 80 में थी। इससे पहले बीजेपी नाम की कोई पार्टी थी नहीं, इससे पहले थी भारतीय जनसंघ। तो 84 में इसको 2 सीटें मिली, गुजरात और कर्नाटका। और वैसे भी 84 में तो सारे धुरंधर हारे थे, क्योंकि 414 तो अकेले राजीव गांधी ले गए। तो 1989 में इसको सीटें मिली 89। तो इन्होंने सोचा कि 89 जीत गए। इन्होंने खुद ने नहीं सोचा था इतने कितनी जीत जाएंगे, कि जो बीजेपी 84 में 2 सीट जीत कर आती है वो इतनी ग्रोथ। तब इन्हें लगा कि अगर जीत जाए 150 तो पीएम अपना। ये गठबंधन का दौर था कि जिसके पास 150 सीटें हैं वो तो अपना पीएम बना लेगा। तब इसके अध्यक्ष जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो घोषणा करते हैं कि सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? सोमनाथ से अयोध्या। इस समय देश में एक साथ 2 घटनाएं घटित हो रही थी कि एक तो आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरा टेलीविज़न पर आ रहा है रामायण। ये दूरदर्शन का वो दौर था जब दुकान के बाहर लिखा जाता था कि 1 से 2 बजे तक दुकानें बंद रहेगी, क्योंकि इस समय रामायण का होता है संचालन। ये वो दौर था जब गांव में या फिर मोहल्ले में टीवी एक था, और जब लोग टीवी देखने बैठते तो चप्पल बाहर उतारते और हाथ जोड़कर बैठा करते थे, क्योंकि टीवी पर आ रहा है रामायण। ये वो दौर था जब टीवी के आगे अगरबत्तियाँ जलाई जाती थी, क्योंकि टीवी में क्या आ रहा है? रामायण। ये वो दौर था जो रामायण में बने लक्ष्मण, महिला बनी सीता जब मार्केट में जाते तो चरण स्पर्श करने के लिए लोगों की होड़ मच जाया करती थी। रामायण में महिला बनी सीता जब मार्केट में किसी दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए गई तो उन्होंने जब साड़ी के रेट पूछे तो दुकानदार ने दंडवत होकर कहा कि माँ सीते, ये पाप मुझ पर क्यों चढ़ाती हो? आपसे रुपए लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? तो लोगों में रामायण की भयंकर लहरें थी और सारे के सारे हिंदू मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। अब जनता मोर्चा को डर लगा कि मुसलमान वोट देते हैं कांग्रेस को, SC ST वोट देती है कांग्रेस को, अब सारे हिंदू चले गए बीजेपी की तरफ, तो अपन राजनीति में करेंगे क्या? तब बिहार के एक नेता थे शरद यादव, वो वीपी सिंह के पास आए और वीपी सिंह से कहा कि वीपी सिंह जी, आप तो अलमारी में एक फाइल पड़ी है, उसे निकालो और लागू कर दो, जिससे ये आधे तो रुक जाएंगे। वीपी सिंह ने फाइल निकाली, उसको झाड़ा और लागू कर दी। उस फाइल पर लिखा हुआ था बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी को आरक्षण। तो दूसरा ओबीसी कमीशन मोरारजी देसाई की सरकार में बनता है,
लेकिन उस आयोग की जो रिपोर्ट थी वो लागू वीपी सिंह की सरकार ने की। अब जब जिन ओबीसी को आरक्षण मिल गया, उन्होंने तो कहा कि पहले लेंगे नौकरी और फिर बनाएंगे मंदिर, तो आधे हिंदू तो रुक गए इधर। अब जिन ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला वो अपने बीजेपी की तरफ, इसीलिए बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी ब्राह्मण बणियों ठाकुरों की पार्टी है, इनको केवल और केवल ये वोट देते हैं। इसीलिए अब जब 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने जानबूझकर हर सभा में अपनी इस बात को दोहराया कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। उनका मतलब था कि ओबीसी वालों अब तो दो रहे 23 साल हो गए। तो जब कांग्रेस के खिलाफ तो था ही माहौल, तो भारत की जो पॉलिटिक्स थी 89 के बाद मंडल वर्सेस कमंडल में बटकर रह गई। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मंडल वर्सेस कमंडल का मतलब क्या है। रथ यात्रा में जब आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे तो उनके रथ में खूब सारे साधु थे। साधु के पास क्या था? कलश। कलश को कहते हैं कमंडल। जनता मोर्चा ने कहा कि जब हम मंडल को लाएंगे तब फूट कमंडल जाएंगे, कि जब हम ओबीसी को आरक्षण देंगे तब तुम्हारे कमंडल फूट जाएंगे, कमंडल बिखर जाएगा। 92 में जब यूपी में बसपा और सपा मिलकर बीजेपी को बुरी तरह हराते हैं, राम किशोर मुलायम सिंह के मध्य समझौता होता है, सरकार बनाते हैं, तब नारा दिया गया कि मिले मुलायम सिंह काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और नारा दिया गया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, कि इनको केवल और केवल ये वोट देते हैं बीजेपी को, और तो सारे अपने हैं ही। इसीलिए जब 2007-8 में मायावती वापस से जब यूपी में चुनाव लड़ती है तो इनको लगा कि इनके बिना पार पड़ेगी नहीं, तो नारा चेंज किया गया कि तिलक तराजू और तलवार इनकी करो जय जयकार। तो 89 के बाद जो भारत की जो पॉलिटिक्स थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी, मंडल वर्सेस कमंडल, कि जब हम मंडल को लाएंगे तब फूट कमंडल जाएंगे। और आज जो आप पार्टी देखते हो, ममता बनर्जी वाली, चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी, ये जनता मोर्चा के बिखरे हुए अंग है। लेकिन जब 91 में राजीव गांधी तमिलनाडु के एक चुनावी भाषण में लिट्टे की एक महिला ने बम विस्फोट में उसको उड़ा दिया, कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो कांग्रेस को वापस से सहानुभूति मिली और फिर से कांग्रेस जीत गई। प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समझ में आया कि देश के पास 15 दिन के दाने हैं, 15 दिन के बाद देश सड़क पर आ जाएगा, 15 दिन के बाद हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव गए अमेरिका, पीवी नरसिम्हा राव गए IMF, पीवी नरसिम्हा राव गए वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका, इनके सामने जा जाकर हाथ जोड़े कि रुपए दो वरना मर जाएंगे। तब अमेरिका ने कहा कि जितने रुपए चाहिए उतने लो, लेकिन तुम्हारा मार्केट हमारा सामान क्यों नहीं बेचता? क्या रे, पेप्सी कोका कोला नहीं बेचेंगे? अपने नहीं बिकते थे पहले पेप्सी कोका कोला। अपने यहाँ अजीब ही तरह का समाजवाद था। पहले तो अगर आपको सीमेंट का कट्टा लेना है तो पहले आवेदन करना पड़ता था कि सीमेंट का कट्टा चाहिए। अगर आपको घर में टेलीफोन कनेक्शन लगवाना है तो 12 महीने पहले कहना पड़ता था कि टेलीफोन चाहिए। यदि आपको स्कूटर लेना है तो MLA मंत्री से सिफारिश करवानी पड़ती थी कि स्कूटर चाहिए। भारत में हर किसी को स्कूटर नहीं मिलता था। यदि आपको गैस का कनेक्शन चाहिए तो 2 साल पहले MLA मंत्री से लिखवाना पड़ता था कि सिलेंडर चाहिए। लेकिन अमेरिका के दबाव में जब हमने मार्केट खोला तो वो पॉलिसी कहलाई LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारवाद, निजीकरण। हम उदार हैं, हम दुनिया का सामान बेचेंगे
और हम प्राइवेट फील्ड को सामान बेचने की अनुमति देते हैं। तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसने काफ़ी ग्रोथ दिखाई। इसीलिए कहा जाता है कि 90 के बाद जो भारत की जो पॉलिटिक्स थी वो 3M में डिवाइड हो गई, कि कांग्रेस कह रही है मार्केट, बीजेपी कह रही है मंदिर और जनता मोर्चा कह रहा है मंडल। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 3M का मतलब क्या है। ये तो अपने सिनेरियो 2014 में चेंज हुआ है। और यहाँ प्रियंका गांधी एक सेल्फ भूल कर गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मोदी जी के द्वारा राजीव गांधी के खिलाफ बोला जा रहा था तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी नीच राजनीति करते हैं। कैसी राजनीति करते हैं? नीच राजनीति, मतलब निम्न स्तर की राजनीति, लो लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। अब भाई इस मामले में तैयार बैठा और भाई ने नीच और राजनीति के बीच लगा दिया कोमा। वो तो एक वर्ड है, नीच राजनीति। और भाई ने दूसरे दिन सभा में डायलॉग दिया कि प्रियंका गांधी कहती है कि मैं नीच हूँ और राजनीति करता हूँ। और कांग्रेस ये नहीं चाहती, आप ये नहीं चाहते कि नीच राजनीति करे, लेकिन अब गांधी परिवार की नहीं चलेगी मित्रों, ये नीच भी राजनीति करेगा। तो किस तरह मोदी जी चुनाव को अपनी तरफ मोड़ ले गए, कांग्रेस के खिलाफ माहौल पैदा कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी ने वास्तव में इनको नीच नहीं कहा था। एक पुस्तक है, एक राइटर है अपने बहुत अच्छे, रामचंद्र गुहा, उनकी 2 पुस्तक हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। कभी टाइम मिले तो इनको पढ़ना कि गांधी के बाद भारत में क्या क्या हुआ। एक तो पुस्तक है 48 से 64 और दूसरी है 64 से 97-98 तक आपको लाकर छोड़ती है। 2000 तक की बातें आपको बताती है कि भारत में गांधी के बाद क्या क्या हुआ और नेहरू के बाद क्या क्या हुआ। वैसे तो रामचंद्र गुहा कम्युनिस्ट टाइप के हैं, लेकिन पुस्तक दोनों अच्छी है, मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ना। और ये किताबें सस्ती है, इसीलिए किसी का बहुत अच्छा कोटेशन है कि किताबें नई खरीदिए और कोट पुराना पहने। किताबें नई खरीदो और कोट पुराना पहनो। वैसे कोटेशन तो ये है कि यदि आपको दुनिया को जानना है तो आप घूमिए, अगर आप घूम नहीं सकते तो आप किताबें पढ़िए। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम क्या क्या पढ़े हो, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। इसलिए तुम ये भी हैबिट डालिए, घूमिए। अब आप कहोगे कि घूम तो ले लेकिन पैसे नहीं है, किताबें तो पढ़ सकते हो। और ये तो किताब इतनी सस्ती है जिसकी कोई हद नहीं है। पिज़्ज़ा महंगा है, किताबें सस्ती है। पिज़्ज़ा तो खा लेते हो सब, तो किताबें भी खरीद लेना अब की बार। और मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि लोग कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स ने हमें बहुत कुछ दिखाया। कश्मीर फाइल्स में तो कुछ ही नहीं दिखाया, इसमें भी ये फालतू में अपनी तारीफ़ करवा गए। अब लोग कहते हैं कि हमें तो इतना भी नहीं पता। आपको इतना इसलिए नहीं पता क्योंकि आप पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं उनको तो पता है। आप सोचिए, जब 5 लाख लोगों को उनके राज्य से बाहर निकाला जाएगा तो उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होगा। इसलिए किताबें पढ़िए। जब व्यक्ति को अपने आसपास में घटित घटनाओं का नहीं पता रहता तो वो पशुवत है। अपने और पशु में यही तो फ़र्क है कि अपन आसपास की घटना जान लेते हैं, लेकिन पशु इनसे अनभिज्ञ रहता है। इसलिए पढ़ा करिए, अच्छी किताबों को पढ़ा करिए।